प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन। यस, नागरिकता के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अर्थात आज के लेक्चर में मैंने नागरिकता से संबंधित जो 5 सिद्धांत आपको समझाए थे, उन 5 ही सिद्धांतों को आज हम एक तुलनात्मक आलेख के द्वारा, आलेख चार्ट्स, एक तुलनात्मक आलेख के द्वारा समझाएंगे। इसमें 5 ही सिद्धांतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट कर दी हैं। और इतना तैयार होने के बाद में भाई, चाहे यूपीएससी, यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इससे आउट कोई प्रश्न नहीं बन पाएगा। मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करता हूँ, उसमें मैं औपचारिकता नहीं निभाता हूँ। मैं केवल वाहवाही या दिखावे के लिए ये लेक्चर अपलोड नहीं करता हूँ। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को गंभीरता से, गहराई से, उसके अंत स्थल में जाकर, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके अंत स्थल तक जाकर आपको समझाना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, क्या चर्चा लेंगे आज हम? नागरिकता के सिद्धांत, तुलनात्मक अध्ययन, जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ लिखा तुलनात्मक आलेख के द्वारा। मतलब यहाँ हम एक कंपैरेटिव चार्ट्स के द्वारा ये 5वें सिद्धांत समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे मैंने नागरिकता के जो ये 5 सिद्धांत हैं, इन 5 सिद्धांतों के ऊपर अलग से एक एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ मैंने आपके लिए ये चार्ट्स तैयार किया है जिससे कि आप नागरिकता के 5 सिद्धांतों को समझ सकें। 1 2 3 4 5 5 सिद्धांत हैं। अच्छा, अभी इन 5 सिद्धांतों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें, इससे पहले आपको भाई 2 बातें समझना निहायत जरूरी है। जब तक उसका अभिप्राय आप नहीं समझेंगे, आप वास्तव में इन 5 सिद्धांतों को तुलनात्मक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। यस, क्या क्या है वो बात? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है कि आखिर नागरिकता क्या होती है, क्या नागरिकता क्या होती है और नागरिक किसे कहते हैं, ये दोनों बातें देखेंगे। इसके बाद में हम ये सारी बातें स्पष्ट करेंगे। ध्यान दें, मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया है। क्या? देखो भाई, सबसे पहले लेंगे हम नागरिकता किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन्स बाय सिटीजनशिप? नागरिकता से आप क्या समझते हैं भाई? वास्तव में नागरिकता, ध्यान दें, यहां नागरिकता वह स्थिति है, मैंने यहां नोट किया है स्थिति। नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का, मीन्स राज्य का, राजनीतिक समुदाय, ठीक है भाई, राजनीतिक समुदाय का, क्या, राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। यस, फिर से दोहरा रहा हूं, वास्तव में नागरिकता है क्या चीज? ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ, ठीक है, इसी से समझेंगे। नागरिकता, नोट कीजिएगा, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी कोई भी देश, कोई भी राज्य, किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है।
उसे नागरिकता कहा जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद में नागरिक कौन? भाई नागरिक का सीधा सा भावार्थ है कि नागरिक वह व्यक्ति होता है, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठावान होता है, जो राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और राज्य उस व्यक्ति को संरक्षण देता है, राज्य उस व्यक्ति को संरक्षण देता है। आप इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं इजीली। ठीक है भाई, जैसे ये नागरिक, यस, राज्य मीन्स यहां नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठावान होता है, राज्य के प्रति निष्ठावान होता है, राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और राज्य इस व्यक्ति को संरक्षण देता है, संरक्षण देता है। ये नागरिक कहलाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है, नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और राज्य उस व्यक्ति को संरक्षण देता है। ठीक है, अब जब नागरिक और नागरिकता का अर्थ हम समझ गए, इसके बाद में नागरिकता के 5 सिद्धांतों को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये स्टूडेंट्स, नागरिकता का क्या आधार हो, मैंने यहां नोट कर रखा है आधार। नागरिकता का क्या आधार हो और उसका क्या विचार क्षेत्र हो, 2 बातें होगी। क्या नागरिकता का क्या आधार हो और उसका क्या विचार क्षेत्र हो। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और उन विचारों की अभिव्यक्ति मुख्यतः 5 सिद्धांतों में होती है। कौन कौन सा? उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं इसको, उदारवादी सिद्धांत, स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, समुदायवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। 5 सिद्धांत हो गए। इन 5 सिद्धांतों को नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रमुख मुख्य सिद्धांत माना जाता है। अच्छा, अब इन 5 सिद्धांतों को हम तुलनात्मक आलेख के द्वारा समझें उससे पहले एक बात और ध्यान देनी है। क्या भाई, वास्तव में नागरिकता का आधार क्या हो और उसका क्या विचार क्षेत्र हो, इसके बारे में ये 5 ही सिद्धांत अलग अलग बात कहते हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार नागरिक अधिकारों को मानता है। किसको मानता है? नागरिक अधिकार को मानता है, नागरिकता का आधार ये सिद्धांत। और स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत यस, नागरिकता का आधार बाजार समाज को मानता है, मार्केट सोसाइटी, मार्केट सोसाइटी, बाजार समाज को मानता है। ये नागरिक अधिकार को मानता है, नागरिक अधिकार को मानता है। यस, नागरिकता का आधार बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और जब तक ये नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। देखो, उदारवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार, यहाँ मैंने नोट कर रखा है नागरिकता का आधार, नागरिकता का आधार अलग अलग मानते हैं 5 सिद्धांत। तो उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य नागरिकता का आधार नागरिक अधिकार को मानता है, नोट कीजिएगा, नागरिक अधिकार को मानता है। स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य नागरिकता का आधार मार्केट सोसाइटी को मानता है, मतलब बाजार समाज को मानता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्र चयन के द्वारा राज्य का राजनीतिक समुदाय का सदस्य बनता है। समुदायवादी परिप्रेक्ष्य वास्तविक रूप में नागरिकता का आधार नागरिक सहभागिता को मानता है, नागरिक सहभागिता को मानता है। यस, नोट कीजिएगा भाई, इससे संबंधित प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा मूल लक्ष्य है राजनीति विज्ञान को समझाना, केवल फॉर्मेलिटी निभाना नहीं है, बार बार कर रहा हूँ ये बात मैं। तो समुदायवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार किसको मानता है? नागरिक सहभागिता को मानता है। मैंने ये सब बातें 5 सिद्धांत में अलग से समझा दी हैं, लेकिन इसके साथ लेना जरूरी हो गया है। मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य नागरिकता का आधार किसको मानता है? यस,
वर्ग संघर्ष को। किसको मानता है? वर्ग संघर्ष को। वर्ग संघर्ष को मानता है। किसको मानता है? वर्ग संघर्ष को मानता है। किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और बहुलवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत नागरिकता का आधार किसको मानता है? वास्तविक रूप में यहां समाज के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी को राजनीतिक समुदाय में मीन्स राज्य में किसी न किसी रूप में सहभागिता दी जानी चाहिए। उनमें लिंग, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो बहुलवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार समुदाय में व्यक्ति की सहभागिता को मानता है। यस, ये पांचों सिद्धांत नागरिकता के आधार अलग अलग बता रहे हैं। यस, क्या कहा मैंने? ये पांचों सिद्धांत नागरिकता के आधार अलग अलग बतला रहे हैं। मैंने आपको बतला दिया है। अब जो आलेख मैंने आपके लिए तैयार किया है, अब इसको समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी और जहां कठिन बात होगी मैं इजीली रूप में सरलता से आपको समझाऊंगा। चलिए, अब ये आलेख 4 तैयार कीजिएगा। यहां मैं आपको 5 बिंदुओं के माध्यम से इन पांचों सिद्धांतों की सभी बातों को समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैंने यहां लिखा है विवेच्य विषय, मतलब किस विषय पर इनकी तुलना की जाएगी। विवेच्य विषय, ठीक। उसके बाद में पहला सिद्धांत लेंगे हम उदारवादी परिप्रेक्ष्य सिद्धांत, दूसरा लेंगे हम स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, तीसरा लेंगे समुदायवादी और चौथा लेंगे मार्क्सवादी और पांचवा लेंगे बहुलवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य। यस, चलिए इधर आए। अब विवेच्य विषय, सबसे पहला जो विषय ले रहे हैं हम वो है नागरिकों की स्थिति। मतलब वास्तव में जो ये राजनीतिक समुदाय है, राज्य का ही तो पूर्ण सदस्य बनना है। वही राज्य का पूर्ण उत्तरदायी सदस्य जो व्यक्ति बनता है और जो सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है वही तो नागरिक कहलाता है, वही तो नागरिकता है। तो देखो भाई, नागरिकों की स्थिति उदारवादी परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत में क्या होगी, विद्वान क्या कह रहे हैं, मैंने नोट कर दिया है। ऐसे व्यक्ति जो अपने साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएशन समुदाय, ऐसे व्यक्ति जो अपने साहचर्य या समुदाय की शर्तें स्वयं तय करते हैं। क्लियर, नोट कीजिएगा। स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों की स्थिति क्या होगी? सार्वजनिक वस्तुओं के विवेकशील उपभोक्ता होंगे, अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में स्वतंत्र चयन के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह वस्तुओं का उपयोग करेंगे। इसके बाद में नागरिक की स्थिति समुदायवादी सिद्धांत में क्या होगी, या विद्वान क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो सामान्य हित की सिद्धि में सक्रिय भाग लेते हैं, सामान्य हित की सिद्धि में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। कहाँ? समुदायवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य से संबंधित जो विद्वान है वो ये बात कहते हैं। इसके बाद में नागरिकों की स्थिति मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में क्या होगी? एक वर्ग के ऐसे सदस्य जो प्रभुत्वशाली वर्ग के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। भाई, मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि प्रारंभ से ही, कब से? वास्तविक रूप में दास अवस्था से। देखो, इन्होंने, अगर हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्सवाद समाज के विकास की 6 अवस्थाएं बतलाता है। जैसे आदिम अवस्था है, आदिम अवस्था में संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है, तो वहाँ कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता है, कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता है तो राज्य भी अस्तित्व में नहीं आता है। उसके बाद में दास अवस्था आती है। क्या आता है दूसरे स्तर पर? दास अवस्था, दूसरे युग में दास अवस्था। दास अवस्था के बाद में सामंती अवस्था। देखो, पहला आदिम अवस्था, फिर दास अवस्था, फिर सामंती अवस्था, उसके बाद में पूंजीवादी अवस्था, फिर समाजवादी अवस्था और फिर साम्यवादी अवस्था। तो कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ दास अवस्था में, सामंती अवस्था में, पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में कटे छटे 2 वर्ग होते हैं और जिनमें से एक वर्ग ऐसा होता है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। जैसे मान लीजिएगा दास अवस्था में लेते हम तो स्वामी और दास,
तो स्वामी कौन होते हैं? जो वास्तविक रूप में उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। और दास कौन होते हैं? जो कि वास्तविक रूप में श्रम करके, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। इसी प्रकार से हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत भी क्या होगा? एक बुर्जुआ वर्ग होता है, दूसरा सर्वहारा वर्ग होता है। बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ कौन होता है? जो पूंजीपति होता है, जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। सर्वहारा कौन होता है? जो मजदूर श्रमिक होते हैं। तो वास्तव में कहने का भावार्थ ये है कि भाई हमेशा ही, मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि हमेशा ही अधिकारों का प्रयोग केवल वही वर्ग करता है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। ये बात कही जा रही है यहाँ। और वास्तव में जो इनके अधीन अपना पेट भरने के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि हमें भी अधिकारों की प्राप्ति हो। ये सिद्धांत ये कहकर चलता है। बाकी डिटेल्स देखना हो तो मार्क्सवादी सिद्धांत मैंने अलग से अपलोड कर दिया है। और इसके बाद में नागरिकों की स्थिति बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगी? विविध समूह जो अलग अलग, दो का मतलब अलग अलग आधार पर बरते गए भेदभाव के विरुद्ध लड़ते हैं। मतलब यहाँ ये मान के चला जाता है कि भाई समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, जाति भाषा धर्म लिंग इत्यादि के आधार पर, शिक्षा संपत्ति इत्यादि के आधार पर यह सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि भाई राज्य में या राजनीतिक समुदाय में सभी व्यक्तियों को समान रूप में नागरिकता प्रदान की जाए। मतलब जाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, संपत्ति, लिंग मतलब स्त्री पुरुष लिंग के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत ये बात कहता है। इसलिए मैंने नोट भी कर दिया है कि विविध समूह जो अलग अलग आधार पर बढ़ते गए भेदभाव के विरुद्ध लड़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अश्वेत आंदोलन चला था, जबकि वास्तविक रूप में 1964 के अंतर्गत अश्वेत लोगों को नागरिक अधिकार दे दिए गए। इससे पहले नहीं थे। इसका क्या मतलब है कि वहां अश्वेत लोगों को नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। तो वास्तव में चाहे हम पूरी दुनिया की बात लें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत भी लगभग मैं कहूँगा 1918 से पहले पूरी दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़ करके क्या महिलाओं को नागरिक अधिकार प्राप्त थे? जी नहीं। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है महिलाओं को भी नागरिक अधिकार दिए गए। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, संपत्ति, लिंग इनके आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और जहां कहीं भी कोई वंचित वर्ग है उसे किसी न किसी रूप में नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। ये सिद्धांत ये बात बोलता है। क्लियर हो गई सारी बातें? अर्थात विषय में पहली बात है नागरिकों की स्थिति। तो क्या स्थिति विद्वान क्या कह रहे हैं, ये पांचों सिद्धांत क्या कह रहे हैं, मैंने नोट कर दिया है, नोट कीजिएगा। दूसरी बात, नागरिकों के संगठन का प्रतिरूप। नागरिकों के संगठन का प्रतिरूप दूसरा बिंदु बनाइएगा। दूसरा बिंदु, नागरिकों के संगठन का प्रतिरूप क्या है? इसके बारे में उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या कह रहा है कि वास्तविक रूप में जो नागरिकों के संगठन का प्रतिरूप होगा, जो मॉडल होगा, वो यहाँ होगा कल्याणकारी राज्य। नोट कीजिएगा, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ जो राज्य होता है ना, वो केवल व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा ही नहीं करेगा, मतलब जीवन और संपत्ति की रक्षा तो करेगा, लेकिन जन कल्याण से संबंधित कार्य भी राज्य के द्वारा किए जाएंगे। तो इसका जो प्रतिरूप होगा वो कल्याणकारी राज्य होगा। स्वेच्छातंत्रवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत वास्तविक रूप में क्या होगा इसका नागरिकों के संगठन का प्रतिरूप? प्रतिस्पर्धात्मक बाजार समाज। मतलब यहाँ मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी, एक प्रकार से दौड़ प्रतियोगिता होगी, और दौड़ प्रतियोगिता में वही व्यक्ति विजेता बनेगा जो सक्षम होगा, और जो असक्षम होगा है वह पिछड़ जाएगा। अब इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह असक्षम होने के कारण पिछड़ गया तो पिछड़ गया। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार समाज होता है यहाँ पर प्रतिरूप। और इसके बाद में नागरिक संगठन का प्रतिरूप समुदायवादी सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगठित समुदाय होता है। सुसंगठित समुदाय होता है। और मार्क्सवादी के अंतर्गत कामगार संगठन होता है। कामगार संगठन का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर जो मजदूर श्रमिक होते हैं ना, वो नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। किनके विरुद्ध? उनके विरुद्ध जो उत्पादन के साधनों के मालिक बने बैठे हैं। जैसे दास अवस्था के अंतर्गत स्वामी होते हैं, या सामंत अवस्था के अंतर्गत जमींदार होते हैं। पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत जो पूंजीपति होते हैं उत्पादन के साधनों के मालिक बने होते हैं। और जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं वही वास्तव में नागरिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, उन्हें ही नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। कामगार श्रमिक को जो है नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो संगठन होगा वो कामगार संगठन होगा। मतलब
मजदूर और श्रमिक ये प्रयास करेंगे कि भाई हमें भी नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा भी था कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और यदि कुछ है तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को तो तुम्हें तोड़ना ही है, खोना ही है, काटना ही है। यस, बहुत लंबी बात है, मैं सारी बातें लेता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसके बाद में जो बहुलवादी परिप्रेक्ष्य है वह वास्तविक रूप में नागरिकों के संगठन का प्रतीक क्या मानता है? बहुलवादी समाज मानता है। इसका कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समुदाय होंगे। क्या? समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय होंगे, और राज्य भी एक प्रकार का समुदाय है, लेकिन राज्य उन सभी समुदायों का समुदाय है। क्या? उन सभी समुदायों का समुदाय है, ये बात ये कहता है। मीन्स जिस प्रकार से शरीर एक संघात्मक है, ये संघात्मक, इसमें विभिन्न प्रकार के अंग उपांग हैं, उस प्रकार से समाज में भी विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, और उन सभी समुदायों को किसी न किसी रूप में राज्य के अंतर्गत जो है नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। जाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, संपत्ति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये बात है इसके अंतर्गत। अब इधर आइए, तीसरी बात क्या है? तीसरा विषय क्या है? नागरिकता का लक्ष्य क्या है? नागरिकता का लक्ष्य क्या? नागरिकता मतलब, नागरिकता वह स्थिति है, नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का, राजनीतिक समुदाय का पूर्ण उत्तरदायी सदस्य बनाया जाता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। तो नागरिकता का लक्ष्य क्या है भाई? उदारवादी परिप्रेक्ष्य सिद्धांत तो क्या कहता है? नागरिकों का कल्याण। मतलब यहाँ नागरिकता का लक्ष्य नागरिकों का कल्याण, उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों का कल्याण है कि भाई जब तक वास्तविक रूप में नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, नागरिकता नहीं दी जाएगी, तब तक नागरिकों का कल्याण नहीं होगा। तो इनका लक्ष्य क्या है? नागरिकों का कल्याण। और स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत क्या कहता है? आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। बाकी तो स्वतंत्र चयन होता है, सभी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी व्यवस्था की जाती है, इसलिए जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। और इसके बाद में नागरिकता का लक्ष्य समुदायवादी परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? सामान्य हित होगा। यहाँ विशेषकर जैसा कि जीन जैक्स रूसो ने इस बात के ऊपर विशेष बल दिया था, सामान्य हित मतलब यहाँ सबके हित की बात की जाएगी। और इसके बाद नागरिकों का लक्ष्य जो होगा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में कामगारों के अधिकार होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डेफिनेटली ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई सभी युगों में, जैसे दास अवस्था का युग है, सामंती अवस्था का युग है, पूंजीवादी युग है, तो इन सभी में, तीनों में ही विशेषकर दो दो कट्टे छठे वर्ग रहे हैं। एक वर्ग वो जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, और दूसरा वो जो इनके अधीन रहते हुए हैं, एक प्रकार से मतलब मेहनत कर कर परिश्रम कर कर मजदूरी कर कर अपना पेट पालता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्ग कौन सा है? जो उत्पादन के साधनों से अलग है, उसको भी नागरिकता प्रदान की जाए। जैसा कि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आकर के, पांचवी अवस्था में आकर के वास्तव में जो मजदूर होते हैं वो मजदूर पूंजीपतियों का पूर्ण रूप में सफाया करते हैं, और उसके बाद में जैसे ही पूंजीपतियों का सफाया हो जाता है तो वहाँ पर कोई वर्ग नहीं होते, सब बराबर हो जाते हैं, और सब बराबर हो जाते हैं तो कोई वर्ग संघर्ष हो ही नहीं सकता। और इसके बाद में फिर छठी अवस्था आ जाती है जिसे कि साम्यवादी अवस्था कहा जाता है। वह एक ऐसी अवस्था है जो कि वास्तविक रूप में वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था कहलाती है। यस, तो वैसे काफ़ी लंबा बन जाता है, तो ध्यान देंगे कामगारों के अधिकार लक्ष्य है, अर्थात जो मजदूर और श्रमिक हैं भाई उनको भी जो है नागरिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इसके बाद में यहाँ नागरिकता का लक्ष्य जो है बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है? भेदभाव रहित सह अस्तित्व। अर्थात ये सिद्धांत यहाँ वास्तविक रूप में नागरिकता के अधिकार की जो बात कर रहा है, या जो नागरिकता का लक्ष्य है कि भाई राज्य की नागरिकता क्यों दी जाए, तो ये सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं। अब उन सभी समुदायों को राज्य की सदस्यता दी जानी चाहिए, परंतु सदस्यता देते समय लिंग, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, संपत्ति इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और समाज में जितने भी वंचित वर्ग हैं उन सभी को राजनीतिक समुदाय की, राज्य की सदस्यता, नागरिकता दी जानी चाहिए, जिससे कि वो राज्य के पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बन सकें और सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकें। उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से नहीं रोका जाए, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 से पहले अश्वेत लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान नहीं थे, और 1964 के अंतर्गत कानून बना करके वहाँ अश्वेत लोगों को भी नागरिक अधिकार प्रदान कर दी गई। तो डेफिनेटली ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई केवल जाति, धर्म, भाषा,
शिक्षा, संपत्ति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात सभी को राज्य का, राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब इधर आइए, भेदभाव रहित सह अस्तित्व हो गया। इसके बाद में चौथा विषय लेते हैं हम, विवेच्य विषय, लक्ष्य सिद्धि का तरीका। मीन्स ये पांचों सिद्धांत नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो, इसकी सिद्धि का तरीका बता रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा लक्ष्य सिद्धि का तरीका। तो उदारवादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, अधिकारों और कर्तव्यों का तर्कसंगत आवंटन करता है। मतलब उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में अधिकार और कर्तव्यों के अंतर्गत समन्वय, तालमेल की बात की जाती है। अर्थात वास्तव में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फिर आपका ये कर्तव्य है कि दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की भी कदर कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो, तो फिर निश्चित रूप में आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन को भी आप किसी भी रूप में हानि ना पहुंचाएं। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है अधिकारों और कर्तव्यों का तर्कसंगत आवंटन। इसके बाद में लक्ष्य सिद्धि का जो तरीका है वो स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत क्या कहता है, राज्य से प्राप्त सेवाओं के मूल्य का भुगतान मानते हैं। नोट कीजिएगा, लक्ष्य सिद्धि का तरीका समुदायवादी परिप्रेक्ष्य क्या मानता है, नागरिक सहभागिता। नागरिक सहभागिता मतलब राजनीतिक समुदाय में सहभागिता हो। और लक्ष्य सिद्धि का जो तरीका है वह मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या मानता है, वर्ग संघर्ष। अर्थात इनका कहना यह कि वास्तविक रूप में भाई समाज में कटे छटे दो वर्ग बतलाते हैं ये, जैसे विशेषकर दास अवस्था में, यस, सामंती अवस्था में और पूंजीवादी अवस्था में। दास अवस्था में दो वर्ग कौन कौन से हैं, दास और स्वामी। सामंती अवस्था में जमींदार और किसान। और पूंजीवादी अवस्था में यस, बुर्जुआ और सर्वहारा। मार्क्सवाद की शब्दावली में ले सकते हैं हम। बुर्जुआ मतलब जो पूंजीपति हैं, सर्वहारा मतलब जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं। तो वास्तव में इनमें पहला जो दास अवस्था है इसमें स्वामी उत्पादन के साधनों का मालिक है। दूसरा जो सामंती अवस्था है इसमें जमींदार उत्पादन के साधनों के मालिक है। और तीसरा पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत जो पूंजीपति होते हैं मतलब जो बुर्जुआ वर्ग है वो उत्पादन के साधनों के मालिक है। तो वास्तव में ये सिद्धांत ये कहता है, अर्थात यहाँ लक्ष्य सिद्धि का तरीका ये है कि भाई जब तक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं बदला जाएगा तब तक नागरिकता की प्राप्ति नहीं हो सकती, नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए यह वर्ग संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अर्थात मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि केवल संघर्ष के माध्यम से ही एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है, बिना संघर्ष के ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ लक्ष्य सिद्धि का जो तरीका है वह वर्ग संघर्ष को मानता है। कौन, मार्क्सवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य। और इसके बाद में बहुलवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य डेफिनेटली लक्ष्य सिद्धि का जो तरीका मानता है वह सामाजिक आंदोलन को मानता है। अर्थात यहाँ जो वंचित वर्ग होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हम देख सकते हैं 1964 से पहले असहाय लोगों को जो है नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे, हैं। हमारे भारत में भी देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से महिलाओं को जो है नागरिक अधिकार से वंचित रखा गया। इसी के साथ में आप स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो कि आज एक विकसित राष्ट्र राज्य है, वहाँ पर भी महिलाओं को जो है नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो वास्तव में यहाँ जो भी वंचित वर्ग होता है, मतलब जिसको राजनीतिक समुदाय से पृथक रखा जाता है, मतलब ऐसे वर्ग जिनको कि नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं, जो वंचित वर्ग होते हैं, वो आंदोलन करते हैं कि भी हमें भी राज्य की सदस्यता प्रदान की जाए, हमें भी नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए। जैसे कि आधुनिक समय हम देखते हैं कि भाई किसी न किसी रूप में महिलाओं को भी जो है राजनीतिक समुदाय में सहभागी बनाया जा रहा है, उनके आरक्षण की व्यवस्थाएं की जा रही। विशेषकर भारत की बात बोल रहा हूँ मैं, यहाँ आरक्षण की बात आती है तो यहाँ सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जो वंचित वर्ग होते हैं वो राजनीतिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करते हैं या नागरिक अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर अश्वेत लोगों ने आंदोलन चला करके और नागरिक अधिकार प्राप्त किए। कब, 1964 के अंतर्गत। 1964 में, अमेरिका की बात है ये, 1964 के अंतर्गत। यस, इसके बाद में पांचवा जो विवेच्य विषय है वो क्या है कि इन सिद्धांतों के मुख्य प्रवक्ता, मुख्य समर्थक या विद्वान कौन कौन है,
ये एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है, तो इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। मुख्य प्रवक्ता उदारवादी सिद्धांत के कौन है? टी.एच. मार्शल। कौन है? टी.एच. मार्शल। बाकी टी.एच. मार्शल क्या कुछ कहते हैं, ये मैंने उदारवादी सिद्धांत के संदर्भ में अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। पांचों सिद्धांतों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो मुख्य प्रवक्ता इसके कौन है? टी.एच. मार्शल। यस। स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता कौन है? रॉबर्ट नॉजिक। NO रॉबर्ट नॉजिक। यस। समुदायवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य के मुख्य प्रवक्ता या समर्थक विद्वान कौन है? हन्ना आरेंट। नोट कीजिएगा, हन्ना आरेंट, माइकल वाल्जर और बेंजामिन बार्बर। ये समुदायवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक प्रवक्ता विद्वान हैं। और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता कौन है? एंथनी गिडेंस। नोट कीजिएगा, एंथनी गिडेंस। और बहुलवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य के मुख्य प्रवक्ता कौन है? B.S. टर्नर। कौन है? B.S. टर्नर। स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका नागरिकता के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन, जिसके लिए मैंने एक आलेख भी तैयार किया है। आप यह आलेख नोट कीजिएगा, क्या बोल रहा हूँ, यह आलेख नोट कीजिएगा। एग्जाम में किसी भी प्रश्न पूछा जाए, फिर चाहे वह स्नातक स्तर के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों, या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सबके ये काम आने वाली चीज़ है। नोट कीजिएगा, सभी बातें मैंने अच्छे से समझा दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप नागरिकता के पांचों सिद्धांतों को अच्छे से समझ गए होंगे। पांचों सिद्धांतों पर मैंने अलग से 5 लेक्चर तैयार कर आपके लिए अपलोड भी कर दिए हैं। और आज जो मैंने लेक्चर तैयार किया है, ये पांचों ही सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन के रूप में किया है, जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी एक चार्ट के माध्यम से इन पांचों सिद्धांतों को ईजीली समझ सकें, आसानी से समझ सकें, सरलता से समझ सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है आप नागरिकता के पांचों ही सिद्धांतों को तुलनात्मक रूप में अच्छे से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।